जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। उनके ही सितारे चमकते हैं जो कभी मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। हिंदुस्तान में लड़कियों और औरतों को कमज़ोर समझा जाता है। वो समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लड़की और औरत अपने ऊपर आ जाए तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज मैं ऐसे कहानी सुनाने वाला हूँ, ऐसे महिला की, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनका नाम है कल्पना सरोज। कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र में अकोला जिला के एक छोटे से गांव रोपरखेड़ा में हुआ था। एक गरीब परिवार, दलित परिवार, एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। पढ़ने लिखने में अच्छे थे, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहते थे, नौकरी करना चाहते थे, लेकिन दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया और इतना गरीब परिवार, इतना मिडिल क्लास फैमिली से थे कि उनको 12 साल के उम्र में 25 साल के आदमी से शादी कर दिया गया। के पिता सोचे कि शादी होने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हुआ। इसका हस्बैंड, इसके घर वाले इसको इतना मारते थे, इतना पीटते थे। इसका सास ससुर, इसका ससुराल वाले इसको बहुत मारते थे। अगर खाना में नमक डाल दिए ज़्यादा तो उस पर भी मार पड़ता था और घर का सारा काम इन्हीं से करवाते थे। शरीर का ऐसा हालत हो गया था कि इनके पिता जब 6 महीना के बाद आए इनको देखने के लिए, तो अपने बेटी को देख नहीं सके और उनको अपने साथ ही लेकर के चले गए। और उस समय, आज से 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय अगर कोई ससुराल छोड़ के अपने मायके चली जाए, अपने माँ बाप के घर, तो उस समय बहुत बेइज्जती माना जाता था इसको। तो उनके अड़ोस पड़ोस के लोग इनको बहुत चिढ़ाते थे, इनको बहुत परेशान करते थे, इनको बहुत मजाक उड़ाते थे कि अपना पति का घर छोड़ के, अपना हस्बैंड का घर छोड़ के, ससुराल छोड़ के तुम अपने मायके में रह रही हो, अपने माँ बाप के घर रह रही हो, अपना ख़ानदान का नाम डुबा रही हो। तो इन्होंने जहर खा लिया और जहर खाने के कारण से इनको बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद इनको जितने माँ बाप थे वो देखे और हॉस्पिटल में लेकर के गए। हॉस्पिटल वाला डॉक्टर बोल रहा है कि 24 घंटा के अंदर में अगर होश आ गया तो ये बच सकते हैं, नहीं तो 24 घंटा में के बाद ये मर जाएंगे। तो 24 घंटा से पहले ही उनको होश आ गया और वो बच गए। और उसके बाद उनके हितनाथ जितने भी रिलेशन वाले थे और माँ बाप भी आकर के बोलने लगे कि तुम क्यों जहर खा ली। तो बोली कि मैं ज़िंदगी से परेशान आ चुका था, बहुत लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैं जहर खाई। तो उनके रिलेशन वाले बोलने लगे, जितना भी थे, उनके पिताजी हवलदार थे, वो बोल रहे थे कि तुम तो मर जाते, तुमको आज़ाद हो जाता, लेकिन हम लोग को लोग बोलते हैं कि ज़रूर इस लड़की ने कुछ गलती किया होगा, इसीलिए जहर खा ली है। तो उन्होंने सोचा कि इतना कुछ करने के बाद अगर आदमी मर जाता है, उसके बाद भी लोग मजाक उड़ाएंगे, तो कुछ करेंगे और ज़िंदगी में बहुत बड़ा नाम बनाएंगे। इसलिए उन्होंने मुंबई आ गया। मुंबई उनके चाचा सिलाई कंपनी में काम करते थे, उसी कंपनी में उनको भी लगा दिए। एक दिन का 2 रुपया मिलता था, महीना का 60 रुपया मिलता था। किसी तरह इनका फैमिली अच्छा चल रहा था। उनके पिताजी हवलदार थे और उनका नौकरी ख़त्म हो गया, तो वो भी कुछ भी काम नहीं करते थे, तो वो भी मुंबई आ गए। उनके एक बहन हुआ करती थी। उस समय घर परिवार सब अच्छा चल रहा था, तो उनके बहन का एक बीमारी हो गया और वो बीमारी इतना ख़राब था कि उसके लिए बहुत पैसा लगता बचाने के लिए। तो पैसा नहीं होने के कारण उनका बहन का डेथ हो गया, देहांत हो गया उनका बहन का। उनका बहन मर गई। उसी दिन वो कसम खाए कि मैं इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि कोई भी आदमी, कोई गरीब आदमी अगर मर रहा है तो मैं उसको बचा सकूं। तो इसलिए कंपनी का काम छोड़ दिया और अपना एक सिलाई मशीन लिया और अपना घर में ही सिलाई करने लगे और 16-16 घंटा अपना घर में ही सिलाई करने लगे। और उससे कुछ पैसा आने, वहाँ से बहुत कम पैसा आता था उनको। तो वो सोचे कि मेरा सपना पूरा नहीं होगा और मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो मैं बिजनेसमैन नहीं बन सकता अगर ऐसे ही काम करता रहूँगा। तो एक लोन लेने के लिए सोचा कि मैं लोन लेता हूँ। और लोन लेने के लिए गए, जो लोन देता है उससे मिले और बोले कि भैया हमको लोन दे दो, लोन चाहिए हमको। तो वो लोन देने वाला बोला कि आपको कितना लोन चाहिए। तो बोले कि हमको 50,000 चाहिए। तो बोले कि 50,000 रुपये में से 10,000 रुपये आपको घूस देना पड़ेगा, आप घूस देंगे तभी लोन मिलेगा आपको। तो बोले कि मैं घूस नहीं दूंगी आपको। तो उन्होंने औरतों का ग्रुप बनाया और बोला कि जिसको भी लोन लेना है वो मेरे पास आइए और मैं आपको लोन दिलवाऊंगे। तो वो बैंक के पास गए
और 30-40 गो औरत का ग्रुप हो गया। तो बैंक भी घबराने लगा कि भैया ये लोग को लोन अगर मैं ऐसे ही नहीं देता हूँ तो बड़ा हंगामा हो जाएगा फिर। तो लोन मिला भी उनको और वो फर्नीचर का काम चालू किए और फर्नीचर का काम धीरे धीरे बढ़ता गया। और उसके बाद पैसा आने लगा, 1-1.5 लाख रुपया कमा चुके थे वो। तभी एक फ्लैट बेचने वाला आया कि मैं फ्लैट अपना बेचना चाहता हूँ 2.5 लाख रुपये में, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो बोले कि मेरे पास 2.5 लाख रुपया नहीं है, आपको मैं 1 लाख रुपया दे सकता हूँ। तो 1 लाख रुपया दिए और वो विवादित फ्लैट था, मतलब उसमें लड़ाई झगड़ा था, फ्लैट किसी और का था और कोई और बेच दिया। अब तो फंस गए, लेकिन 3-4 साल में किसी भी तरह सुलझाए उसको और वो फ्लैट 2.5 लाख में ले लिए। 2.5 लाख रुपया उसका खर्चा लगा, लेकिन वो 4-5-7 साल के बाद वो 30 लाख रुपया का फ्लैट हो गया। जब 30 लाख रुपया का फ्लैट हो गया तो बहुत बड़ा गुंडा क्रिमिनल मुंबई में उसमें बहुत ज़्यादा था, अभी भी है लेकिन बहुत कम है अभी। लेकिन उस समय बहुत बड़ा क्रिमिनल डॉन माफिया कि तुम मेरे को कमीशन दो तभी हम तुमको फ्लैट छोड़ेंगे, धमकी भी मिलने लगा इनको। तो पुलिस स्टेशन में अपना रिपोर्ट लिखवाएं कि मुझे धमकी दिया जा रहा है मारने के लिए। और वो पुलिस वाला वो गुंडा को पकड़ा, क्रिमिनल को पकड़ा भी और पकड़कर उसको मारा पीटा भी और जेल में रखा। और वो पुलिस वाला दरोगा बोला कि मैं आपको सिक्योरिटी दे सकता हूँ अगर आप बोलेंगे तो ये बोले कि मेरे को सिक्योरिटी मत दीजिए, आप एक काम कीजिए, मैं एक राइफ़ल ले रहा हूँ और आप लाइसेंस दे दीजिए मुझे। और आज बहुत सारे बॉडीगार्ड आगे पीछे रहते हैं, लेकिन वो 2-3 राइफ़ल हर समय अपने पास ही रखते हैं। और उस समय फिर फ्लैट से 4-5 करोड़ रुपया कमा चुके थे। वो फ्लैट को फिर बेच दिए 4-5 साल के बाद, और वही फ्लैट फिर 4-5 करोड़ रुपया का हो गया था। और 4-5 करोड़ रुपया कमा के और मीडिया में इनका बहुत सारा नाम आया कि एक औरत है, मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवार, एक दलित परिवार से निकल कर इतना बड़ा बिजनेसमैन बनी है। 5 करोड़ उस समय बहुत बड़ा होता था अमाउंट। तो मीडिया वाला में इनको बोला गया कि आपको धमकी भी दिया गया था, तो आप उसको कैसे मैनेज किए? तो वो बोले कि मुझे पता नहीं धमकी कौन दे रहा है, कौन है डॉन, कौन माफिया क्रिमिनल, मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं पर्सनल बंदूक राइफ़ल रखता हूँ। अगर वो मुझे मारना चाहता है तो मेरा राइफ़ल में 6 गोली होता है और 6 गोली ख़त्म, 6वां गोली ख़त्म होने के बाद ही वो हमको मार सकता है। इसलिए हम सुधरने के लिए उसको एक और मौका दे रहे हैं, नहीं सुधरेगा तो ऊपर जाए। और उस समय का बहुत बड़ा कंपनी था कमानी टूब्स, और कमानी टूब्स पे इतना कर्जा ले लिया था वो गवर्नमेंट के बैंक से कि वो कर्जा भर ही नहीं पा रहा था। और गवर्नमेंट बोला कि 1 महीना के तेरे को टाइम दे रहा हूँ, अगर 1 महीना में कर्जा नहीं भर पाया तो ये तुम्हारा कंपनी सील हो जाएगा और गवर्नमेंट के नाम से कंपनी हो जाएगा। अगर कर्जा भर देते हो तो तुम्हारा कंपनी हो जाएगा। तो कमानी टूब्स का मालिक मिलने के लिए आ गया मुंबई कल्पना सरोज से, और कल्पना सरोज से बोला कि ये मेरा कंपनी को बचा लीजिए। तो कल्पना सरोज बोलो कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ कि मैं आपका कंपनी को बचा सकता हूँ। लेकिन कमानी टूब्स का मालिक को उन पे बहुत भरोसा था कि आप इतने छोटे से परिवार से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा कंपनी को भी आप बचा सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि क्या करना है आपका कंपनी में? तो बोला कि मेरा कंपनी पे बहुत केस है और बहुत कर्जा लदा हुआ है गवर्नमेंट के तरफ से, और मैं बहुत कर्जा लिया हूँ अपना कंपनी के लिए। तो आप मेरे को 5 साल बाद भी पैसा दीजिएगा तो चलेगा, नहीं तो आप कंपनी खरीद सकते हैं मेरा। तो बोले कि ठीक है, मैं आपका कंपनी ही खरीद लेता हूँ। तो केस के नाम पे वो सुने कि इसमें बहुत बड़ा केस है, बहुत लोगों ने इस पे केस किया है, तो कंपनी को लेने के लिए मना कर दिए कि कंपनी को मैं नहीं खरीदूंगा क्योंकि इस पे बहुत बड़ा केस है। तो इनको पता चला कि वो कंपनी में 3500 वर्कर्स लोग काम करते हैं, 3500 मजदूर लोग काम करते हैं, वो लोग का रोज़ा रोटी छीन जाएगा, वो लोग कैसे अपना घर परिवार को पालेंगे। इसलिए वो कंपनी को ख़रीद लिए कि 3500 मजदूर लोग काम करते हैं, इसलिए मैं कंपनी को ख़रीद लेता हूँ। तो 7 करोड़ में तो कंपनी तो खरीदाएगा नहीं। तो उनका मैनेजर भी बोला, कल्पना सरोज का मैनेजर बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, अगर कंपनी में अगर जीत के आगे भी निकल गए तो इस पर बहुत बड़ा केस है, फिर से फंस जाए। कल्पना सरोज ने अपने मैनेजर से बोला फंस जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। 3500 मजदूर के बात है, अगर वो लोग के लिए हम काम नहीं करेंगे तो फिर जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। तो वही 1 साल में जितने भी कंपनी पे मतलब कर्जा लिया हुआ था कंपनी, वो कर्जा को 1 साल में पूरा कर्जा लौटा दिए और 6 साल के अंदर में वो कंपनी का मालिक बन गए। और उन्होंने
1 साल में कैसे लौटाया मैं बताता हूँ आपको। वो उस समय का बहुत बड़ा मंत्री से मिलने चल गए कि मैं एक औरत हूँ और औरत ये कंपनी को चला रही है, तो मुझे इंटरेस्ट है उस पर कम कीजिए, इंटरेस्ट मुझे कम कीजिए। इतना बड़ा लोन लिया हूँ मैं, लोन लेकर के मैं कंपनी को ख़रीदा हूँ, तो मुझे इंटरेस्ट कम लगना चाहिए। तो उनको 25% इंटरेस्ट कम कर दिया गया और आज भी कम कर दिया जाता है और औरत लोन लेने के लिए जाती है या फिर कोई भी चीज़ करने के लिए। तो 25% उनका पैसा माफ़ कर दिया गया, मतलब जितना ब्याज था वो माफ़ कर दिया गया, जितना पैसा लिए थे सिर्फ वही देना पड़ता था उनको। तो 1 साल में पैसा सारा लौटा दिया और वो कंपनी का मालिक बन गए 6 साल के अंदर में, और आज 2000 करोड़ का मालिक। और वो बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर बोलते हैं कि 100 दिन भेड़ की तरह जीने से अच्छा है 1 दिन शेर की तरह जियो। और जब इतना खराब परिस्थिति में और इतना संघर्ष तकलीफ झेलने के बाद अगर महिला भी चाहे तो वो भी कुछ कर सकती है, वो भी इतना कुछ कर सकती है कि लोग सपने में भी सोचने में घबराते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।